हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, आज है क्लास। आज हम वैसे लाइव लेने वाले थे पर्टिकुलर, तो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैरिज एनिवर्सरी है दीदी की, तो पर्टिकुलर इस बेसिस पे हम आज ऑफलाइन क्लास मैं पहले ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। करीबन करीबन फंडामेंटल राइट आई थिंक इस क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि कंप्लीट ही कर दूँ। 1.5-2 घंटे का लेक्चर जितने का भी बनेगा, कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। फंक्शन शुरू होने वाला है कुछ 7:30 से या 8 बजे से। मैं 6 बजे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट कीजिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, ठीक है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, उसमें से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन उनमें से एक है। इसके अंदर आते हैं 2 आर्टिकल, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में डायरेक्टली लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब क्या है? आप किसी को भी ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, या किसी एक पर्सन है, बिजनेसमैन, किसी 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, उनसे काम तो करवा लेता है बट उनको पैसा नहीं देता है, ये भी फोर्स लेबर के अंदर आएगा। राइट, इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन। देखो, हर एक आर्टिकल को याद रखना, और पर्टिकुलर ये यूपीएससी प्रीलिम्स डायरेक्टली ही पूछेगी कि ये किसकी अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, चाहे कोई सरकार करे। अभी हाल ही में क्या हुआ आप सबको पता है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा में क्या हुआ, 7 सितंबर 2005 में आई थी, आई थिंक मनरेगा या 2007 में आई थी, उसको चेक कर लेना। तो मनरेगा के क्या हुआ, बिहार में, उड़ीसा में, यहाँ के किसानों को क्या किया, मतलब जो लॉकडाउन के बाद आए थे शहर से, रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहते हैं, शहर से लेके गांव पे आए। अब गांव पे आए, उन्होंने काम किया। आंध्र प्रदेश जैसे देश राज्यों ने कह दिया केंद्र सरकार से अभी कि मनरेगा के हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब उन्होंने काम तो करा लिया और 3.5, 4, 5 महीने की उनको सैलरी नहीं दी है, मतलब जो इनकी तनख्वाह होती है। राइट, अभी आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 27 नवंबर, और इस दिन की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर जो स्टैटिक पार्ट की बात है, ये आपके 2023 जब भी आप देखो तब ये रेलिवेंट है, ठीक है। ये वीडियोज़ आपकी रेलिवेंट रहेंगी। आज है 27 नवंबर 2021। बहुत सारे लोग अपने 2022 की यूपीएससी प्रीलिम्स में लगे होंगे, उनके लिए ये पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। तो डायरेक्टली मैं क्या बात कर रहा था, मैं यहाँ पर बात कर रहा था मनरेगा। आज ही 10 करोड़ रुपए, 27 नवंबर की आज द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लो, 10,000 करोड़ रुपए क्या किए हैं, ग्रांट किए हैं मनरेगा के लिए। राइट, तो इससे पता चलता है ये अधिकार हमारा स्टेट के अगेंस्ट तो बचाता ही बचाता है, उसके साथ साथ प्राइवेट सिटीजन, जैसे बड़े बड़े जमींदार होते हैं, पहले काम करा लेते थे और पैसा नहीं देते थे। तो आपका ह्यूमन बीइंग और जो फोर्स लेबर है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, कभी होता है ना, बच्चों को खरीद फरोख्त कर दी जाती है, किसी ट्रक में भेजा जाएगा, इंडोनेशिया भेजा जाएगा, ठीक है। तो यही बोलता है कि इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट क्या कर सकता है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या करेगा, पब्लिक पर्पज के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, ओनली RRCC के बेसिस पे, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, ठीक है। क्लास का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी कैसी है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डस इंडस्ट्रीज। बात ये करता है आर्टिकल 24 कि ऐसे जो लोग हैं जो 14 वर्ष से कम हैं, ऐसे यूथ, उन चिल्ड्रंस को हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए का मतलब क्या है, आपने किसी पर्टिकुलर बच्चे को देख लिया, किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, 9 साल का है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो कि ये इसका राइट इन्फोर्स करो आप। फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी एक कमेटी फाइल, कमेटी जाएगी वहाँ पुलिस ऑफिस के पास, इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको जेल में डाला जाएगा। तो वही है, डज नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्री। बट इसका मतलब ये है कि बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स अगर कोई हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है तो इसके लिए प्रोहिबिशन है। अब लक्ष्मीकांत में ये आपको मेंशन नहीं होगा, लक्ष्मीकांत में
आपको ये मेंशन नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इट डज़ नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये प्रोहिबिट नहीं करता। अगर कोई नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ उतना खतरा नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा। हालांकि इसको अप्लाई करने के लिए एक पार्लियामेंट में कानून लाया गया जिसे बोला गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। ये प्रोहिबिट करता है ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। तो ये कानून ध्यान पे रखो कि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कानून लाना पड़ा। हालांकि सभी फंडामेंटल राइट तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, इन्फोर्स्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, पर आप सबको पता है जो डीपीएसपी होता है उसके लिए कानून लाना ही पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, डीपीएसपी इन्फोर्स करने के लिए आपको कानून लाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही फंडामेंटल राइट के लिए कानून लाया गया है, बट एक्चुअल में फंडामेंटल राइट के लिए कानून लाने नहीं पड़ते हैं। कौन सा कानून है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। ये क्या करता है, हर टाइप का एम्प्लॉयमेंट चाहे हजार्डस हो या नॉन हजार्डस इंडस्ट्री हो, सभी टाइप के प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट अंडर द बिलो द एज ऑफ 14। बट और 14 से 18 ईयर्स चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्री में अलाउ है, ठीक, मतलब ये डिसअलाउ है। 14 से 18 वाले नॉन हजार्डस में कर सकते हैं, ठीक है। बट 14 से 18 तक वाले भी इस कानून के अंदर 14 से 18 वाले भी जो चिल्ड्रन होंगे हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे तो वो नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके मालिक को जो काम करवाएगा उसको सज़ा मिलेगी, राइट। तो ये समझ में आ गया फंडामेंटल राइट में क्या लिखा है। हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, बट नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। पर बाद में इसके लिए एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट में क्या है, 14 से कम वालों को, अब ये देखो इसमें मेंशन नहीं था इस आर्टिकल में, तो पार्लियामेंट है, पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो पूरी चालाक थी। उनको पता था कि अगर हम कोई वर्ड छूट गया है लिखना, यहाँ पर तो वही लिखा है ना कि यहाँ पर देखो हमारे आर्टिकल में क्या लिखा है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनके माइंड में तो यही आया होगा ना कि हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में बिलो 14। अब वो शायद लिखना भूल गए, शायद क्या वो लिखना भूल गए क्योंकि उनको फ्यूचर के बारे में उतना पता नहीं था। इट डज नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्री। बट फिर पार्लियामेंट निकली अपनी चालू। एक्चुअल में सातिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेकर ही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा स्क्रूटनाइज करा, ठीक है। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट के पास पावर होगी कानून बनाने की, इनको इन्फोर्स करने की। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया। पार्लियामेंट ने कानून क्या बनाया, 14 साल से नीचे वाले बच्चे जितने भी ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी ये हजार्डस भी इंक्लूड कर देगा, फिर नॉन हजार्डस भी इंक्लूड कर देगा। बाकी 14 से 18 और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया इसको। देखो 18 से कम, 14 से 18 वाले को तो हजार्डस में काम ही नहीं करना है, 18 से नीचे वाले को तो हजार्डस में काम ही नहीं करना है। नाउ अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। देखिए आर्टिकल 25 में क्या है, बहुत सिंपल सी बात करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब आप अपनी समझता के हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं उस धर्म को। इट डू नॉट प्रोवाइड राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। अब ये नहीं है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवा रहे हो, ठीक है, ये प्रोवाइड नहीं करता। राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन ये प्रोवाइड नहीं करता है। इट कवर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आप किसी धर्म को भी मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। पर इस आर्टिकल के अंदर जो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है वो हम यहाँ से करेंगे। हिंदूज अंडर आर्टिकल 25 इंक्लूड्स हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। अगर आर्टिकल, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आएगा। हिंदूज़ जो आर्टिकल 25 है उसमें हिंदूज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, हिंदूज़ का मतलब क्या होता है। हिंदूज़ धर्म का मतलब होता है या हिंदूज़ टर्म का मतलब होता है हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे और बुद्धिस्ट भी आएंगे। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, अगर पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या हेल्थ इनके बीच में कोई भी इशू आता है तो मतलब स्टेट इनसे रिलेटेड, जैसे मान के चलो सपोज एक धर्म है, वो एक रैली निकाल रहा है और उसमें पूरा मान के चलो साधु लोग क्या कर रहे हैं, धुआं उड़ाते हुए जा रहे हैं। धुआं मतलब वो जो मसाल जलाते हैं ना, उससे मान के चलो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में या पब्लिक ऑर्डर में उस पर्टिकुलर रैली को रोका जा सकता है,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। अब प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब नहीं है कि हर रिचुअल्स को आप, अगर किसी की पब्लिक ऑर्डर से, मॉरलिटी से, हेल्थ से इम्पैक्ट पड़े तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हर एक राइट, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, उनमें पर्टिकुलर कोई ना कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते ही हैं। स्टेट कैन ऑल्सो रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब बात यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ, स्टेट रेगुलेट कर सकता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजन। ठीक है, स्टेट क्या कर सकता है, रेगुलेट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो धर्म से रिलेटेड हैं। अब आप कहोगे यार, तो तभी तो ये हमारा पॉजिटिव टाइप का सेकुलरिज्म है। इट कैन प्रोवाइड वेलफेयर रिफॉर्म ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मान के चलो, जैसे ऐसा है ना, ट्रिपल तलाक का आया, अब वो तो मुस्लिम लॉ है। अब मुस्लिम तलाक कहने पर क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो पर्टिकुलर एक कानून लेके आए जिसमें ट्रिपल तलाक को इलीगल बताया गया कि वो माना नहीं जाएगा, नल एंड वॉइड। कोई बोलता है तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो कहने का मतलब भारत का जो सेकुलरिज्म है, आर्टिकल 25, ये नोट्स आपको पर्टिकुलर देखिए इतने शानदार लगेंगे जो लक्ष्मीकांत में। ये नोट्स कुछ इस तरह से बनाए गए हैं जो आपकी एनसीईआरटी है प्लस लक्ष्मीकांत है, उसके एक्सट्रैक्टेड नोट्स यहाँ पर ये हमने बनाए हुए हैं जो आपको फ़ायदा करेगा। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के हैं। बहुत सारे गारंटेड 60 बैच के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस पर्टिकुलर नोट्स को, सभी को। ठीक है, और मैंने सभी को ये भी सजेशन दिया कि इनके प्रिंट आउट निकाल लो और उसके बाद क्या करो, जो भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो उसमें कोई एडिशनल चीज़ है तो उस पर लिख दो। ये फ़ायदा रहेगा, आपके पास बन बनाए नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, और कोई अगर गारंटेड 60 बैच में सिर्फ नोट्स लेना चाहता है, ठीक है, कोई वीडियो नोट्स लेना चाहता है, उन सब के अलग अलग प्राइसेस हैं, आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी हम इसके अलग प्राइसेस भी आपको बता देंगे, बट जो कोई पहले संपर्क करना चाहता है उनको प्राइसेस में भी मिल जाएगा। तो 7505134891, ठीक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 26 की। पहले होता था ना, सती प्रैक्टिस की जाती थी। अगर सपोज अभी सती प्रैक्टिस की जाती तो हम एक कानून लेके आते पर्टिकुलर। अब ये तो है ना, सेकुलर स्टेट तो है, बट रिलीजियस वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन होता है। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन होता है। वहाँ पर रिफॉर्म की बात नहीं की जाती है जनरली, वहाँ पर रिफॉर्म की बात नहीं की जाती इंडिया की तरह, क्योंकि इंडिया में है पॉजिटिव काइंड ऑफ सेकुलरिज्म, राइट, कि अगर इविल्स चल रहे हैं धर्म में उन सबको हटाना पड़ेगा। आपके पास एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है ट्रिपल तलाक बिल, राइट। चलिए अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 26 की, रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होते हैं, तो आर्टिकल 26 क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि कैन एस्टैब्लिश, मेंटेन, मैनेज एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज। मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन में ये आता है कि मैनेज करना, मेंटेन करना, या आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, राइट। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है नेसेसरी कंडीशन में टू बी कंसिडर्ड एज रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्या चीज़ होगी एक रिलीजियस, देखो यहाँ पर आ रहा ना, आर्टिकल 26 का मतलब ही रिलीजियस डिनोमिनेशन है, पर इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, पर्टिकुलर इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब है सिस्टम ऑफ बिलीफ। मतलब एक रिलीजियस डिनोमिनेशन आप किसको मानोगे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर रख रखा है उसको आप मंदिर बना दे रहे हो। सपोज उस पत्थर में आस्था, सिस्टम ऑफ बिलीफ है और लोगों की, तब उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिंदूज़ का बिलीफ है। डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, अलग अलग नेम से भी आप पर्टिकुलर उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही पर्टिकुलर जगह को आप वो भी मान रहे हो। जैसे एक ये होता ना, जैसे मैं कहूँगा रियल चीज़ एक कंपनी में बनती है, फेक चीज़ आप कहीं पर भी बना दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग नाम से वो प्रसिद्ध होना चाहिए। और पर्टिकुलर नेसेसरी कंडीशन तो वो ये सिस्टम ऑफ बिलीफ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन या डिस्टिंक्ट नेम। पर्टिकुलर यही होता है कि चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस से जुड़ा है 26। आर्टिकल 27 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
कभी भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार, राज्य सरकार, उत्तराखंड की सरकार है मान के चलो, वो आपसे कभी नहीं कहेगी पर्टिकुलर कि आप हमें हर महीना अपनी सैलरी का 1,000 रुपया दोगे क्योंकि हमें मुस्लिम धर्म को प्रमोट करना है। तो आर्टिकल 27 यही है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टैक्स कैन नॉट बी लेविड बट फीस अगेंस्ट द सर्विस कैन बी लेविड। टैक्स कभी भी लेवी नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलर टैक्स किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए, बट फीस अगेंस्ट द सर्विस कैन बी लेविड। जो फीस है वो लेवी की जा सकती है पर पर्टिकुलर टैक्स नहीं होता ना, एक चंदा होता है पर्टिकुलर, वो लेवी किया जा सकता है पर टैक्स नहीं। जैसे हरिद्वार में कुंभ मेला है मान के चलो, अब रोड की साफ़ सफाई करनी है, अच्छी अच्छी लाइटें लगानी हैं, कैमरा लगाना है, ठीक है, तो यार राज्य सरकारें कुछ ना कुछ तो करेंगी, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यार कुंभ मेला हो रहा है तो वो उसके लिए आप टैक्स अलग सभी जनता से लो, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर फीस ले सकती है कि 2-2 रुपया दो भाई, सब घर से 2-2 रुपया दो, आपके लिए सड़कें हम साफ़ कर देंगे, ये फीस इसमें नहीं आता। तो ये देखिए कितना ज़्यादा एनालिटिकल वे में आप लोगों को समझाया जा रहा है। आप पॉलिटी की क्लासेस, एक हमारी क्लास यूपीएससी प्रीलिम्स की, सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मेंस तक पहुँचा ही नहीं हूँ, सोचो मेंस की 15 फरवरी के बाद आएंगी क्लासेस। यूपीएससी जो प्रीलिम्स की जो क्लास है, यूपीएससी प्रीलिम्स की जो क्लास है, प्रीलिम्स की, आप किसी भी जो पेड मटेरियल बैच से, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े उनसे मैच करना, क्वालिटी आपको उससे अच्छी मिलेगी प्लस नोट्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, और नोट्स में अगर वीडियो इंक्लूडेड है तो वाह क्या बात। और अभी हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, प्रोजेक्ट का नाम है द रेड बुक, और ये एक ऐसी बुक आएगी, मैं अभी रिवील नहीं करता हूँ, आई थिंक 1.5-2 साल लगेंगे उस बुक को आने में, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी और बहुत ज़्यादा यूनिक। फिर मे बी जो कमीशन वाले हैं जो पेपर सेट करते हैं उनको अपना पैटर्न चेंज करना पड़े उस बुक से, रेड बुक, द रेड बुक, ठीक है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में या कोई भी एग्ज़ाम दो स्टेट पीसीएस के, ठीक है। और हर सब्जेक्ट की एक ही बुक होगी वो, और उसमें हर सब्जेक्ट के बारे में होगा, उसमें 30-30 पेजेस के नोट्स होंगे हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं आर्टिकल 28, ठीक है। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट ए फी। पर ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है सिर्फ टैक्स नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं ले सकते, चंदा नहीं ले सकते, चंदा लिया जा सकता है, ठीक है। क्यों लिया जा सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। ये क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं होगा कि उसमें अपने ही अलग धर्म के अलग प्रचार करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, नॉट एप्लीकेबल टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट बट रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये अप्लाई नहीं होगा जो राज्यों द्वारा एप्लीकेबल है, ठीक है, जो बनाया है, राइट। तो इसके भी टॉपिक हैं, देखिए, नॉट एप्लीकेबल टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट बट रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें 4 चीज़ें हैं, देखो ऐसा पर्टिकुलर कोई भी जो राज्य सरकार फंडिंग के द्वारा है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। जैसे पर्टिकुलर कहने का मतलब, कोई राज्य सरकार फंडिंग दे रही है, केंद्र सरकार फंडिंग दे रही है, तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कुरान, रामायण, मतलब अलग अलग जो ऐसे धर्म की बुक्स हैं उनका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। बट इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। ऐसे स्कूलों में पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हो गए जो सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडाउमेंट और ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड हो सकते हैं। जैसे कोई ट्रस्ट बनाता है, आपने संस्कृत स्कूल के विद्यालय में देखा है ना, कभी कभी ट्रस्ट द्वारा, जैसे अजीम प्रेमजी टाटा का बना दें सपोज मदरसा का, उसमें कुछ वो बनाएंगे, जैसे कोई दूसरा जैसे संस्कृत स्कूल लगा दिया, ट्रस्ट के बेसिस बनाया, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, रामायण पढ़ाई जा सकती है सुबह सुबह। बट जो कोई स्टेट चला रहा है अगर उस स्कूल को, तब उसमें कोई भी कुरान या दूसरी बुक्स नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, गीता वगैरह। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज करता है राज्य की यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस
स्टूडेंट मे और मे नॉट अटेंड। अगर पढ़ाई जा रही हैं, वो क्लासेस की जा रही हैं, तो उस स्टूडेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो, ऐसा नहीं है कि यार रामायण गीता पढ़ाई जा रही है तो सभी लोगों को मैंडेटरी आना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस स्टूडेंट मे और मे नॉट बी अटेंड। बट जो एड पा रहा है स्टेट से उसमें भी परमिट है, बट नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट। जो स्टेट करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस पर नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहीं, इसमें तो ये जो लोग होली मेंटेन बाय स्टेट है तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, वहाँ तो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। मे बी आगे से जो वीडियोस हैं वो जो आपकी वीडियोस हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में आए, मतलब पूरा एक्चुअल में वीडियो होगा, ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में आपको पीडीएफ ना देखने को मिले। मे बी ये हम 2-3 दिन के बाद करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आगे अच्छी क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30, तो क्या है ये? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 क्या है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन है जो किसी भी पार्ट में रह रहा है भारत के, जिसके पास अलग अलग डिस्टिंक्ट नॉलेज हैं, कल्चर शैल हैव राइट टू प्रोटेक्ट द सेम, ठीक है। देखो कोई भी सेक्शन है, मतलब हमारी नागरिक में कोई भी है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर उसके पास डिस्टिंक्ट नॉलेज है, कोई कल्चर उसका अलग है या 100 लोग ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि उसको प्रोटेक्ट करे। ये एक कलेक्टिव राइट है। इट इज़ ए ग्रुप राइट, इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये ग्रुप राइट है, जैसे 100 गाँव हैं, उनको लग रहा है कि मेरी लैंग्वेज जो है कम हो रही है, कल्चर में ये 100 लोग बाहरी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ में बनाती है ना, बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ में रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं पर्टिकुलर सरकार कि ये देखो भाई आप इस जगह पर नहीं आ सकते क्योंकि इनका कल्चर क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। तो कोई भी रिलीजियस, ये कानून वैसे ही रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन किसी भी जगह पे हो सकती है ना, जैसे पारसी को बचाया जाता है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, राइट। नो सिटीजन कैन डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं है कि आपको इस ऐसे इंस्टीट्यूशन में जगह नहीं मिलेगी, आपको एडमिशन मिलेगा और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज दूसरा डिस्टिंक्शन किया जा सकता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आप मुंबई में रह रहे हो फिर वहाँ पढ़ना चाह रहे हो, फिर नहीं हो पाएगा भाई साहब। रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ सिटीजन क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। ये चीज़ याद रखना। सिटीजन, अब ये आता ना, कभी कभी पूछा जाता क्या ये आर्टिकल 29 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है या मेजोरिटी के लिए भी है? नहीं, ये माइनॉरिटी के लिए भी है, माइनॉरिटी के लिए भी है और मेजोरिटी के लिए भी है। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 29 सिर्फ ओनली टू माइनॉरिटी, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा गलत, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सही, राइट। चलिए आर्टिकल 30 देखो, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। वही है कि माइनॉरिटीज़, ये जनरली क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए ही है सिर्फ, कि माइनॉरिटीज़ का ये अधिकार है कि वो अपने बेसिस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रमोट करे। दीज इंस्टीट्यूशन एंजॉय राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। 93rd अमेंडमेंट एक्ट डू नॉट अप्लाई टू दीज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये क्या करती हैं? राइट टू प्रॉपर्टी इंजॉय करती हैं। मान के चलो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी वाले का, सरकार ने वहाँ की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय कर दी तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 29 में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लिखा हुआ था, बट यहाँ पर ओनली टू माइनॉरिटीज़ है, ठीक है। और ये वाला है रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता इन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब कोई रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर आरक्षण
नहीं होगा मान्य। ठीक है, तो आर्टिकल 30 कर लिया। 31 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टेन लॉज होते हैं, 31A, 31B, 31C, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें आ जाएगा तो पढ़ लेंगे, बट 31A, B और C बाद में ऐड किए गए, क्योंकि इनके पीछे देखो ये तो 30 है, ये पहले से थे, मतलब हमारे संविधान में ये लोग पहले से ही थे। 31A, B है, फिर C है, फिर D है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ABC है, तो वो बाद में ऐड किए गए। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 32, राइट टू रेमेडीज़। B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला गया है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला गया है। नाउ आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 है। अब इसमें पर्टिकुलर क्या है, देखो नाउ देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 32 है, ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इश्यू रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा भी इसको सुधारा या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट एम्पावर है यहाँ पर पर्टिकुलर क्या कर सकती है। नाउ देखिए आर्टिकल 32 में क्या है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर। नाउ क्या है इसका बेसिक कंक्लूजन क्या है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा ये है प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 352 के अंदर जब प्रेसिडेंट प्रोक्लाम कर देते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है पर्टिकुलर राइट्स को, राइट कि आप पर्टिकुलर राइट्स के लिए कहीं पर भी कोई भी राइट वायलेट होगा अंदर नेशनल इमरजेंसी, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब नाउ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पर्टिकुलर इसको क्या बोला है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट कैन बी इश्यूड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। देखिए कभी भी किसी का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार वायलेट होता है तो रिट इशू कर सकती है हमारी हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट इन्फोर्स के लिए आती है, हाई कोर्ट बेसिक ऑर्डिनरी लॉज के लिए भी कर सकती है, फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकती है। अब रिट होती है हमारी 5 तरीके की, अलग अलग तरीक़ों में बहुत सारी दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। नाउ देखिए रिट कितनी टाइप की हैं, 5 हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरोरी, क्यो वारंटो, राइट। अब रिट हैबियस कॉर्पस का मतलब है शो मी द बॉडी ऑफ और टू फाइंड द मिसिंग पीपल। ये लोकस स्टैंडी ये अप्लाई नहीं होगी प्राइवेट सिटीजन और पब्लिक अथॉरिटी में। अब देखो यहाँ पर है क्या, इस पर्टिकुलर हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा किस रीज़न के बेसिस पे अरेस्ट किया है। सपोज किसी ने ऐसे ही आपको लग रहा है इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया है, तो आप कहोगे मुझे रिट इशू करनी है हैबियस कॉर्पस, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट और वो बोलेंगे कि पर्टिकुलर इस आदमी को किस रीज़न के बेसिस पर आपने पकड़ा है, तो उसी को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये प्राइवेट सिटीजन और एक पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट काम करेगी। ठीक है, मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड टू गेट द जॉब डन बाय एन अथॉरिटी, मतलब कोई अथॉरिटी अपना काम, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है तो मैंडमस अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या है, टू फॉरबिड टू स्टॉप द लोअर कोर्ट्स प्रोसीडिंग फर्दर इन केस आउट ऑफ देयर जुरिडिक्शन। मतलब कोई प्रोहिबिशन का मतलब रोक दिया जाता है, जैसे कोई ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है तो इसमें क्या करेंगे, टू प्रोहिबिड, टू फॉरबिड, टू स्टॉप द लोअर कोर्ट्स प्रोसीडिंग फर्दर इन केस आउट ऑफ देयर जुरिडिक्शन, जो उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है उनको रोक देना। सर्टोररी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड ट्रांसफर ए केस ड्यू टू एक्सेस ऑफ लोअर कोर्ट जुरिडिक्शन, ये जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल में दोनों में आता है। और सर्टोररी देखिए इसमें तो पर्टिकुलर क्या करते हैं, क्वेस्ट कर देते हैं ऑर्डर। सपोज कोई लोअर कोर्ट है, उसने कुछ चीज़ सुनाया, डिसीजन सुनाया, तो उसको पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें रोक दिया जाता है डिसीजन सुनाने से, प्रोहिबिशन में ये होता है। और उसके बाद है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी टू प्रिवेंट अनक्वालिफाइड पीपल टेकिंग पब्लिक ऑफिसेज। कोई सपोज फर्जी IAS की चेयर में बैठा है तो सिंपल सी बात है उससे पूछा जाएगा टू बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन दिखाइए, आप किस बेसिस पे बैठे हो।
एनी पब्लिक अथॉरिटी अनक्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, राइट। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होगी वो पोजीशन के लिए जो है अनक्वालिफाइड रहेगी। नाउ देखिए 5 और 8 में से सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट में किस पर्टिकुलर रेट में क्या होगा, कोर्ट के पास आपको बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है। डू नॉट अप्लाई, इसमें अप्लाई नहीं होगा, पुलिस ऑफिशियल से हो जाएगा। मेंडमस में अप्लाई राइट एक्शन, राइट। और दूसरे वर्ड में डायरेक्टली बोल सकते हो इसको शू करना, ठीक है। किसके पास कैपेसिटी है कि पर्टिकुलर शू कर सकते हैं। इसमें अप्लाई नहीं होती, इसमें अप्लाई होती है, इसमें अप्लाई होती है, इसमें अप्लाई होती है, इसमें अप्लाई नहीं होती है, राइट। और फाइनल सिंपल भाषा में बोलूँ तो लोकस स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे कोई भी पर्सन है जिसको कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन है, वो कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, उसके लिए जा सकता है कोर्ट में। हैबियस कॉर्पस के लिए कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकता, पहले क्या करेगा, पुलिस ऑफिशियल्स के पास जाएगा। मेंडमस में कोर्ट के पास जा सकता है, यस। इसमें भी अप्लाई होती है, यस। और इसमें भी अप्लाई होती है, यस। इसमें अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप उससे पहले ही सॉल्व कर सकते हो इस मैटर को। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की। पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक ए लॉ ऑन दिस, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज के सस्पेंड कर सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स को ठंडों में काम करना पड़ता है, जैसे कश्मीर में वो ठंडों में काम करेंगे, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि यार राइट टू लाइफ हमारी डिग्निटी के साथ वो हो रहा है या ये हमारी जान के लिए खतरा है, ऐसा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 33 पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है बहुत सारी आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनकी कंडीशन के बेसिस पे कि उनके फंडामेंटल राइट, जैसे उनको आइडेंटिटी रिवील करने का नहीं होता जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप अपने को एक्सप्रेस करो, पर इंटेलिजेंस कोई आईबी का ऑफिशियल है सपोज, ठीक है, या रॉ का एजेंट है पर्टिकुलर, तो वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि उसको फंडामेंटल राइट है, वो रिवील कर सकता है। जैसे आप बोल रहे हो कैमरा के सामने आके बोल रहे हो, अपनी प्रूफ बता रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर सेलेक्ट होके आते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करो। तो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज आर ऑल्सो इंक्लूड अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू द आर्म फोर्सेज, एग्जाम्पल कुक्स एंड कारपेंटर। इवन ये किस में भी अप्लाई होता है, कुक्स और कारपेंटर में भी, राइट। आर्टिकल 34 क्या है, इट प्रोवाइड फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह में मान के चलो आर्मी रूल कर रही है, कभी होता है ना नक्सल्स को बचने के लिए आर्मी रूल या आर्मी भेज दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो मार्शल लॉ जहाँ पर भी लगा रहता है तो इसमें फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मार्शल लॉ क्या डिफाइन है हमारे संविधान में, आंसर है नहीं। मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द Constitution. Concept of martial law is derived from Britain. It refers to situation where civilian administration is run by military authorities. It empower parliament to indemnify any government servant or any other person where martial law is in force. वहाँ पर उनको compensation भी दिया जाएगा अगर कहीं पर martial law जो है लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस इज़ नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। सिंपल सी बात है, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। पर जनरली यहाँ पर क्या है, बट हैबियस कॉर्पस सस्पेंड हो सकती है जहाँ पर मार्शल लॉ एक्टिवेट रहेगा, जैसे किसी को भी आर्मी अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर क्या है, फिर है हमारा मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस। ये मार्शल लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेंगे, बट कहीं नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, इट अफेक्ट्स नॉट ओनली, ये फंडामेंटल राइट को तो करेंगे ही, बट ऑल्सो सेंटर स्टेट का रिलेशन पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। जब भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राज्यों को मिलता है पैसा, वो भी चेंज हो सकता है, और मे बी 1 साल के लिए टेन्योर भी बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट का। बट ये सिर्फ मार्शल लॉ कहीं पर लग गया तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोड। ये सस्पेंड कर देगा जो सरकारी है, ऑर्डिनरी जो पुलिस लागू करती है कानून, उनको सस्पेंड कर देगा। बट ये नेशनल इमरजेंसी में जो गवर्नमेंट है या ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स होते हैं वो जारी रहेंगे। यहाँ पर फिर उनका मार्शल कोर्ट ही काम करता है। इट इज़ इम्पोज्ड टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे यहाँ पर ये इसलिए किया जाता है जैसे नक्सल्स आ गए या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, हालांकि इस चीज़ को हटा दिया गया है बट वो इमरजेंसी के दौरान, बट कहीं पर नक्सल्स आ गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर इसको इम्पोज किया जाएगा।
बट इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन द 3 ग्राउंड। नेशनल इमरजेंसी या तो लड़ाई हो गई, वॉर हो गया चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तब एक्सटर्नल एग्रेशन, चाइना ने अटैक किया, या आर्म्ड रेविलियन मतलब आर्मी ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हथियार उठा लिए, तब हो सकता है। मार्शल लॉ और कहाँ इम्पोज होगा? इट इज़ इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, बट यहाँ पर इट इज़ इन ईदर इन द होल कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ इट। इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्शल लॉ के स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं लिखे गए हैं। इट इज़ इम्प्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है, बट यहाँ पर नेशनल प्रोविज़न में एक्सप्लिसिट आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लिखी है। नाउ लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 35, पार्लियामेंट ओनली हैज़ द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट। देखिए बहुत बार फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट को कानून लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला, रेजिडेंस एज क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे आर्टिकल 16 आपको अपना डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। दूसरा, टू एम्पावर कोर्ट्स एंड अदर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रेट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो एम्पावर कर सकती है कोर्ट और दूसरी सुप्रीम कोर्ट कि आप रिट इशू करो। टू मेक लॉज टू टेक अवे फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्टिकल 33 में, मतलब ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जहां पर मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं आर्म फोर्सेज से, पैरामिलिट्री फोर्सेज से, ठीक है। टू इंडेमनीफाई द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द मार्शल लॉ, राइट, कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। नाउ ये है आर्टिकल 35, ठीक है। अब हमने कहा था ये आर्टिकल 31A, 1B, 1C हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे। ये हम कल की वीडियो में एक इनिशियल में ये पढ़ाएंगे और उसके बाद DPSP अगला चैप्टर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।